बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक डार लंदन से मईशत ठीक करने आया था, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मईशत जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये बयानिया था जनाब इमरान खान साहब का, साबिक वज़ीर आज़म का। इसके साथ साथ सूरत ये कि स्टेट बैंक के पास डॉलर तेजी से कम हो रहे हैं। सूरत यहाँ तक पहुंच गई कि रऊफ क्लासरा साहब की एक खबर के मुताबिक, उनके प्रोग्राम का एक क्लिप के मुताबिक, कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर भी नहीं है कि गैर मुल्की अदायगियाँ की जा सकें। इसके साथ साथ गैर मुल्की सफारती मिशंस को तनख्वाह नहीं दी जा सकी। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। यह है सारा मामला। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मईशत को कुछ ना कुछ इस्तेहकाम देने के लिए अदायगियों में मौखर ताखीर का एक जो है वो मामला किया है। मामला ठीक कैसे होंगे, मुस्तकबिल क्या होगा? अगर यूरो बॉन्ड की अदायगी हो जाती है जिस तरह से अगले हफ्ते के दौरान होनी है, तो फिर पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी होगी? ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पर होंगे? डॉलर कितना बाकी बचेगा और उस डॉलर के साथ मुल्क किस तरीके से चलाया जा सकता है? क्या मुल्क में अब भी डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है? हालांकि इसाक डार साहब कह चुके हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में बार बार डिफ़ॉल्ट का खतरा क्यों हो जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रोग्राम में जायजा लेंगे। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां मईशत पे हम बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हमारे साथ होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब पिल डॉट के। उनसे पूछेंगे कि गवर्नर राज की जब बात होती है, तो गवर्नर राज किस सूरत में लगाया जा सकता है, कौन लगा सकता है? लगाना तो ज़ाहिर है गवर्नर ने है, लेकिन किसकी एडवाइस पे लगाया जा सकता है? इसके साथ साथ असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऑप्शन है, परवेज़ इलाही या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके इस्तेमाल होने का चांस कितना है? आबिद सुलैरी साहब, शुक्रिया। आप ही से आगाज़ करूँगा। फिर एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। मैंने एक पूरा जो है वो तमहीदी बयान भी आपके सामने दिया। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो कहते हैं वो तो बहुत सारे मामलात सियासी हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी फिर लोग सवाल करते हैं कि उनके दौर में भी यही सब कुछ होता रहा। लेकिन मेहताब हैदर साहब की एक खबर से मैं आज आगाज़ करूँगा। जंग में भी छपी और ज़ाहिर दी न्यूज़ के अंदर उन्होंने फ़ाइल की होगी। उनका कहना यह है कि IMF पाकिस्तान को इस मरतबा लिफ्ट नहीं करा रहा, और ऐसा महसूस होता है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर भी जाए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या IMF का जो रवैया है ये अचानक है, गैर ज़रूरी है, होना ही था, पाकिस्तान का भी इसमें कसूर है, या जो है वो आपको लगता है कि आलमी बिरादरी ख़ासतौर पर मगरब ने अब पाकिस्तान से हाथ उठा लिया है? जी, मेरा ख्याल है आपका जो इंट्रो था उसमें एक चीज़ तो मैं जिससे आगाज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो यकीनन पाकिस्तान एक इकनॉमिक मेल्टडाउन से गुजर रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस मैं नहीं देख रहा हूँ सरदर्द, और उसकी मैं वजह आपको बताऊँगा आगे चल के कि क्यों नहीं देख रहा हूँ। लेकिन उस पर यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। हमें चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखना है। वो बैलेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट से बचना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं देख रहा, अगर आपका सऊदी अरब और चाइना जो है वो अपने डेट रोल ओवर कर देता है, स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट रोल ओवर कर देता है, जिनका कि उन दोनों ममालिक ने शहबाज शरीफ साहब के दौरे में ऐलान किया, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। गालबन वो एक बड़ी तकर्री के मुंतज़िर थे ताकि जब वो अहम शख्सियत उनका और उनका आपस में जब बायलैटरल राब्ता हो तो वहाँ पे वो इस चीज़ को अनाउंस कर सके। तो जब वो होता है तो वो जो आपके तकरीबन मेजर चंक डेट का है वो इन दो मुल्कों और चाइना के कमर्शियल बैंक्स पे है, तो वो डिफ़ॉल्ट का खतरा वहाँ पे टल जाता है। उसके बाद हमें अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर रखने हैं, क्योंकि जब हम IMF में वेवर की बात करते हैं तो उसमें जो उसके बोर्ड में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो अमेरिका है, और जाहिर है कि अमेरिका को नाराज़ करके आप IMF की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते। जो करंट इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात में जो तातुल हम देख रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो तो यकीनन एक सियासी दबाव है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि IMF प्रोग्राम में करनी है, वो इस वक्त हुकूमत जिस तरह का मुल्क में सियासी तनाव चल रहा है उसमें वो शायद करना अफोर्ड नहीं कर पा रही। पिछले 2 महीनों से हमने देखा कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ाई जा सकी। जाहिर है कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है कि उसको इन्फ्लेशन से इंसुलेट किया जाए, उसको महंगाई के बोझ से बचाया जाए, लेकिन IMF के प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जो रेवेन्यू PDL से हासिल करना था
वो इन कीमतों को बढ़ा के हासिल किया जाए, लेकिन हुकूमत जाहिर है कि इस सियासी तनाव में वो नहीं कर पाएगी। दूसरा जो इस वक्त एक इशू आ रहा है सियासत से हट के, वो मुझे लग रहा है कि शायद हमारा जो रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं वो अभी तक IMF के साथ जो डॉक्यूमेंट्स और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है नहीं हो सके सही से, अभी तक वो उस पेज पे नहीं आ पाए हैं। यानी IMF को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भेजा जाता है, IMF उस पर सवाल लगा के वापस कर देता है। IMF को कहा जाता है कि जी ये इतने एक्सपेंडिचर जो है वो हम फ्लड रिहेबिलिटेशन पे खर्च कर रहे होंगे। IMF उससे कहता है कि अच्छा जी जरा इसका स्प्लिट डाउन दे दीजिए कि आपने टेंट कितने खरीदे, आपने दवाइयाँ कितने की खरीदी, आपने जो बिस्क के तहत है वो कितनी डिस्बर्समेंट की और कहाँ कहाँ की। तो जब IMF पूछता है कहाँ कहाँ की, तो तब शायद हमारे पास उस लेवल पे डाटा जो है वो एग्रीगेट किया हुआ अवेलेबल नहीं है। तो ये टेक्निकल वजूहात भी इसके डिले का सबब बन रही है। जो सियासी सुलैर साहब, इसमें कॉम्पिटेंसी का इशू भी तो आ जाता है ना कि अगर आप कहते हैं IMF को हम रेलिवेंट डाटा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे या IMF को एंगेज नहीं कर पा रहे, तो इसाक डार साहब तो ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में जो बहुत रेयर केसेस हैं कि जिसमें जो है वो मुकम्मल किया हो प्रोग्राम को। तो इसाक डार साहब का IMF के साथ ताल्लुक तो एक अच्छा रहा है माजी में, अगर आप देखें 2013 से 18 की असम्बली में, तो फिर आखिर इनकम्पिटेंसी कहाँ पे आ रही है? जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स है। देखिए जो पिछला प्रोग्राम था उसमें बाराक ओबामा रिजीम में हमारे एक्सीलेंट रिलेशन थे पाकिस्तान के और अमेरिका के। उस दौर में आपको 12 से ज्यादा वेवर्स, यानी वो वेवर का मतलब होता है IMF के मुज़ाकरात की जुबान में कि वो शराइत जो पूरी नहीं कर सकी और एग्जेक्टिव बोर्ड जो होता है उसको वेव कर देता है उस शर्त को कि अच्छा जी नहीं हुई कोई बात नहीं, ये हम आपको किस्त जो है वो जारी कर रहे हैं। तो 12 से ज्यादा वेवर जो है वो उस प्रोग्राम में पाकिस्तान को मिले थे, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे थे। अब अगर इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि गो कि अब चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट वाज़े तौर पे दिखाई देती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो रशिया में बैठे हुए थे, वो वहाँ से गैस और पेट्रोलियम की जो डिस्काउंटेड रेट पे सप्लाई के लिए, दूसरी तरफ आपका IMF के साथ डाटा एक्सचेंज हो रहा है, तो जाहिर है कि आपको एक थोड़ा सा जर्क तो मिलेगा। इसमें यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नेशंस होती हैं वो शायद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकती। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो कायम रखना है। ना मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे रिलाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पे चाइना पे, ना सऊदीया पे, ना रशिया पे। हमें इन सबको साथ लेके चलना है और इस बैलेंसिंग एक्ट में कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल जो है वो लाजमी आता है। ये उस जगलर की तरह है। ये फरमाइएगा, आप अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले ही खिताब किया, उन्होंने कहा कि इसाक डार लंदन से आया, मईशत ठीक करने के लिए अब हाथ पे हाथ धरे बैठा है या खामोशी से बैठा है। तो कोई हलचल हुई है, कोई आपको इकोनॉमी की पॉलिसीज के अंदर कुछ स्ट्रेंथ नजर आई है? मिफ्ता साहब के मुकाबले में हमने देखा कि डॉलर रेट जो है वो उसके ऊपर काबू पाया गया। आपके नजदीक वो कोई अहमियत है, नहीं है? ये खान साहब का बयान अगर सियासत से हटके मेरिट पर देखा जाए, एक माशी सांचे से उसको गुजारा जाए, तो कितना मेरिट पर आपको नजर आता है? देखिए मेरा जो एक गैर सियासी इंडिपेंडेंट एनालिसिस है वो ये है कि जब हम हुकूमतों की या वज़राए ख़जाना की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें थोड़ा सा सियाको सबाक और हालात को मद्देनजर रखना होगा। यानी मसलन जब आप 2008 वाली पीपल्स पार्टी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2010 के फ्लड्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब हम PTI की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो 2.5 साल कोविड के निकले, जो कि एक पूरी दुनिया में तबाही फेर गया, उसमें PTI की जो काबिल तकलीद परफॉर्मेंस थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, जानों के ज़िया से बचे, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप इसाक डार साहब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो 2022 वाला फ्लड है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर तो अपनी जगह, यूक्रेन की जो जंग है, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, अमेरिका के साथ हमें अपनी खारजा पॉलिसी कैसे रखनी है वो अपनी जगह, लेकिन जब आपके मुल्क का 1/3 हिस्सा जो है वो सैलाब में डूबा हो तो आप उस वक्त किसी भी वज़ीर ख़जाना से, इन परफॉर्मेंस का मतलब तो यही है ना कि IMF का प्रोग्राम जो है उसकी कितनी शराइत जो है पूरी कर ली जाए, लेकिन जब आपके 33 मिलियन लोग जो है वो फ्लड अफेक्टेड है और सारा PSGP जो है उधर डाइवर्ट हो रहा है, GDP ग्रोथ जो है वो आप सुकड़ के 2% से कम रह जाएगी, तो उसमें शायद ये समझना कि कोई भी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए कि वो चीज़ों को चंद महीनों में बेहतर कर लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
जाहिर है कि इस वक्त हमें अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के साथ साथ एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी को भी देखना होगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी हमें अच्छा सुलेर बढ़ना साहब, होगा कि हम सुलेर साहब जी अगर हम इलेक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, मफाहमत के नतीजे में चले जाते हैं, या जो है वो असम्बलियाँ टूट जाती हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं कि इलेक्शन हो जाए, तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो सूरत हाल है, IMF के साथ मामलात हैं, दीगर अदायगियों का मामला है, आपको लगता है कि उस बोझ को बर्दाश्त कर सकेगी कि इलेक्शन में हम एक बहुत बड़ा खर्चे को 1 मिनट को छोड़ देते हैं हम, लेकिन जो अदम इस्तेहकाम एक तरह से आएगा, गैर यकीनी बढ़ेगी माशी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अब किसकी हुकूमत आएगी, 4-5 महीने का ट्रांजेक्शन पीरियड होगा, वो सब पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है उसका? देखिए, खर्चा जो है, खर्चा तो खैर इशू नहीं है, आपका लोकल करेंसी में खर्चा आ रहा होगा। लेकिन असल जो इशू है वो ये है कि इलेक्शन के बाद जो भी जमात हुकूमत बनाने का सोच रही है, खा वो PDM हो या वो PTI, PDM में शामिल जमातें हैं या PTI है या कोई और जमात है, उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आज अगर इकोनॉमी की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो इलेक्शन के बाद ये चीज़ें इससे ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। इलेक्शन अनाउंस करने के लिए ज़ाहिर आपको एक केयर टेकर कैबिनेट जो है वो बनाना होगी। केयर टेकर कैबिनेट और IMF के जो मुज़ाकरात होते हैं उसका फार्मूला ये होता है कि IMF जो है वो तमाम सियासी जमातों से ये गारंटी ले रहा होता है कि केयर टेकर कैबिनेट जिस तरह के फैसले करेगी उसको हुकूमत में आने के बाद अगली हुकूमत ओन कर रही होगी, तो वो घूम घाम के बाद जो है वो उसी पे आ जाएगी कि आप कौन से ऐसे मिनिमलिस्टिक एजेंडा है इकोनॉमी का जिस पे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो राजी हो जाएं ताकि हालात चीज़ें आगे को बढ़ सकें। हम मुआशरत पे सियासत करेंगे या मुआशरत को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे तो ये सबके लिए लूज लूज सिचुएशन है। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जा सकता है इलेक्शन में? मईशत हमारी इस काबिल है कि IMF इस सारे झंझट को पालेगा? देख, आइडियली यानी इलेक्शन में दोबारा दोहराता हूँ कि इलेक्शन आज होना है या 6 महीने बाद होना है या 4 महीने बाद होना है, ये जब मैं एज एन इकोनॉमिक एनालिस्ट में इसको देखता हूँ तो ये मेरे लिए मानी नहीं रखता। मेरे लिए मानी ये रखता है इलेक्शन से पहले क्या जो सियासी जमातें हैं उन्होंने कुछ मिनिमलिस्टिक एजेंडा जो है उस पर एग्री कर लिया कि केयर टेकर हुकूमत जो है उन चीज़ों पे अमल दरामद करे, IMF का प्रोग्राम चलता रहे ताकि जो भी जमात इलेक्शन जीत के हुकूमत में आए उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले। अगर तो ये इस तरह का कोई जो है वो हो जाता है मुआहदा या इस तरह का कोई कंसेंसस आ जाता है तो फिर तो इलेक्शन भले सुबह करा लें, लेकिन पोलराइज सिचुएशन में इलेक्शन करवा के अगर दोबारा हमें उसी पोलराइज सिचुएशन में जाना है, यानी जब PTI की हुकूमत थी तो PDM जो है वो महंगाई मुकाओ मार्च लेके आ रही थी, हमने देखा कि महंगाई उससे दुगनी बढ़ गई। अब अगर PTI इस वादे पे आती है कि वो आएगी और सारी मुआशरत ठीक कर देगी और PDM ये कहेगी कि नहीं हम अपोजिशन में रह के जो है वो हर चीज पर रोड़े अटकाएंगे, तो जाहिर है कि आपकी मुआशरत ठीक नहीं होगी। यानी कि सुलेर साहब हम ये कह सकते हैं कि मिसाक मईशत जरूरी होगा अगर आपने आगे की तरफ बढ़ना है? जी बिल्कुल, आप इसको मिसाक मुआशरत का नाम दें, इसको आप किसी भी चीज का नाम दे दें, लेकिन 3-4 चीजें हैं जिसपे कि कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। आपको ये IMF प्रोग्राम लेके चलना आपकी मजबूरी है, अगर नहीं चलेंगे तो क्रेडिट डिफॉल्ट जो है वो लाजमी हो जाएगा। तो IMF को चलाने के लिए बहुत से तल्ख फैसले लेने हैं, खा वो मौजूदा हुकूमत ले, वो केयर टेकर ले, वो आने वाली हुकूमत ले, जो भी हुकूमत में आएगी। अच्छा, आप सुलेर साहब इतने एतमाद से कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर है? क्या रीजन क्या है इसके पीछे? जी वो इसलिए बाहर है कि आपका जो डेट है उसकी जो उसका एक मेजर चंक है वो सऊदी अरब और चाइना को देना है पाकिस्तान ने। वो G2G कर्जे हैं, वो चाइना के साथ कमर्शियल लोन्स हैं और उनका ऑलरेडी उन्होंने प्रिंसिपल ऐलान कर दिया कि इसको वो रोल ओवर कर देंगे। रोल ओवर का मतलब है कि इस वक्त तो पाकिस्तान से पैसे नहीं मांग रहे होंगे, अगले साल तक के लिए उसको वो रोल ओवर कर देंगे, पाकिस्तान उसका इंटरेस्ट जो है वो पे करता रहेगा। तो अगर ये मेजर चंक आपका, यानी मुझे 100 रुपया देना है, उसमें से तकरीबन अगर 50-60 रुपए जिस सिंगल पर्सन को मैंने देने, अगर वो रोल ओवर कर देता है तो वो मेरा बोझ हल्का हो गया। उसके बाद IMF के, ADB के, वर्ल्ड बैंक के, पेरिस क्लब के कर्जे हैं, उनको पाकिस्तान जो है वो रीशेड्यूल करवा रहा है, पाकिस्तान उसको पेमेंट्स दे रहा है। जो असल डिफॉल्ट का खतरा होता है वो आपका कमर्शियल लोन होता है, जो बॉन्ड्स और सूक का है। ये खुशकिस्मती से पाकिस्तान के टोटल डेट का बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है और इस छोटे से कंपोनेंट की वजह से वो जो आपके इंडेक्स बनते हैं कि 120% हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, 90% हो गया, जो भी हो गया, वो उस छोटे से कंपोनेंट के लिए है। उसका जो पाकिस्तान के मेजर चंक का है जो डेट का, उस पर
उस तरीके से असरअंदाज नहीं होता। तो इस वजह से मैं पूरे एतमाद हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। चले, डिफॉल्ट बहुत नहीं शुक्रिया। होगा। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मईशत पे ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस्लामी बैंकारी बहुत अहम मौजू है। 2 रोज़ पहले एक सेमिनार भी हुआ कराची में, इसाक डार साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे। यूँ महसूस हुआ कि अगर ख्वाब था इस्लामी बैंकारी तो वो पूरा होने जा रहा है। आप समझते हैं कि अमली तौर पर भी ऐसा ही हो रहा है, या रैपर सिर्फ तब्दील करके जो है वो सूदी बैंकारी इस्लामी बैंकारी के रैपर के साथ, लॉलीपॉप के साथ फिर से पकड़ा दी जाएगी? बिल्कुल आपने सही दूसरा बात की। ये नुस्खा है सूदी निज़ाम को फ़रोग़ देने का और इस बात को यकीन बनाने का कि अगली कई दिहाइयों में भी पाकिस्तान में सूदी निज़ाम फ़रोग़ पाता रहे, क्योंकि पाकिस्तान के तरक्यात जो ताकतवर लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में सूद ख़त्म हो, क्योंकि उससे जो उनके नाजायज़ मफादात हैं वो मजरू होते हैं। क्योंकि सूदी बैंक जो है वो इस्तेहसाल कर रहे हैं और जो उसका डिपॉजिटर्स का भी। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है वो ये आई कि इस्लामी बैंक सूदी बैंकों के मुकाबले में दुगना इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसका मिसाल मैं आपको बता दूं कि सूदी बैंकों ने अक्टूबर 2022 में जो बचत खातेदारों को मुनाफा दिया वो 13.5%, और इस्लामी बैंक जो सबसे बड़ी इस्लामी बैंक है उसने दिया 6.7%, यानी आधा। और सूदी बैंकों का मुनाफा कम है, उनकी इक्विटी के लिहाज से इस्लामी बैंकों का 42% मुनाफा है एक साल में, और वो मुनाफा कम दे रहे हैं खातेदारों को। ये इस्तेहसाल है। कैसे कैसे डॉक्टर साहब, कैसे ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है? टेक्निकली इससे पॉसिबल है कि स्टेट बैंक ने मैनिपुलेट किया है। ये जो मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ ये मेरी नहीं है, स्टेट बैंक के वेबसाइट से ली हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में मैं जो बातें करूंगा उसमें एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी मेरी होगी। स्टेट बैंक ने पूरा किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान में सूद को फ़रोग़ हो। स्टेट बैंक ने कुछ अर्से पहले एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इस्लाम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अगर ये बैंकारी का निज़ाम और ये सब आया तो पाकिस्तान की सलामती को खतरा हो जाएगा, लोग डिपॉजिट निकाल के ले जाएंगे, सरमाए का फरार हो जाएगा। तो ये तो सारा रिकॉर्ड पे इन लोगों का है। अगर ये होता तो आईन पाकिस्तान में तो ये कहा गया है 38F कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्द मुमकिन हो मईशत से रिबा का खात्मा कर दिया जाए। और इसाक डार साहब ने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा सूद का खात्मा मेरी पहली तरजीह थी। मौलाना फजल रहमान तो ठीक है कहेंगे, लेकिन डार साहब ने भी यही कहा कराची में 2 रोज पहले जो सेमिनार हुआ उसके अंदर। मैं आपको वही अर्ज कर रहा था कि 1991 में जब जजमेंट आया था कि सूद हराम है पहला, उसके खिलाफ अपील जो थी वो भी मुस्लिम लीग नून ने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की अपील चल रही है सारी है। अगर वो अपील नहीं करते तो ये बहुत पहले आ चुका होता। मैं तो आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपील तो इनकी थी। हमने तो बहुत कहा कि इस अपील को वापस लेके आप सूदी, उनको बड़ा मौका मिला। बल्कि मैंने तो ये लिखा था कि नवाज शरीफ साहब पॉपुलर होने के बाद बार बार जो उनकी हुकूमत खत्म होती है वो इसलिए खत्म होती है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐलान जंग है, जो लोग सूद कर रहे हैं। इन्होंने अपीलें करके और उस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो डॉक्टर साहब अपील वापस ले लिए ना, तो अब भी चांसेस नहीं है? अब भी आपको लगता है कि ये सब कुछ इसी तरीके से मलम्मा साजी होती रहेगी? आप अगर मैं माफी चाहूंगा लफ्ज धोखा के लिए। अभी मैंने कानूनी पोजीशन बताई है कि शरीयत कोर्ट का लॉ ये है कि अगर एक अपील भी रहती है जो कानून के तहत वो फैसला मुअत्तल हो जाता है, और जब तक ये अपील चलती रहेगी वो फैसला मुअत्तल रहेगा, वो बरस तक चल सकती है। तो जब उनको ये पता है कि कुछ बैंकों ने वापस लेने से मना कर दिया है निजी शोबे की, तो इसका मतलब वो फैसला सस्पेंड हो गया और ये अपील सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तो फिर ये बात जो कर रहे हैं कि जनाब ये हम फैसले पे अमल दरामद करेंगे, तो ये तो कानूनी तौर पे गलत है। और बैंकों को कौन पाबंद करेगा? बैंकों को भी प्रेशर दे सकता है या बैंक आज़ाद है कि अपनी मर्जी से फैसला करें? वो देखिए आज़ाद तो स्टेट बैंक भी था, चूंकि उसको खुद मुख्तारी मिल चुकी है। अब IMF ये सवाल उठाएगा कि आपने कैसे कर दिया। नेशनल बैंक का तो ठीक है, लेकिन बैंकों को ये नहीं कह सकते। उनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें फॉरेन बैंक शामिल हैं जिनका ओनरशिप पाकिस्तान से बाहर है। यूनाइटेड बैंक के ओनर्स तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो वो कैसे आप कर नहीं, और करना होता तो कर चुके होते। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये कि मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत लंबा खत लिखा है कि ये जो शरीयत कोर्ट का फैसला है इसमें कानूनी गलतियां हैं, इसमें जो सूदी मईशत है उसको इंडोर्स कर दिया है बगैर तहकीक के। ये बिल्कुल मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये रिकॉग्नाइज बात है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने शुरू की थी कि आपने जो सूदी प्रोडक्ट्स थी उसको शरीयत बैंक ने इंडोर्स कर दिया बगैर तहकीक के।
तो इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये फैसला बरकरार रहता है जैसे हमारे लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सूदी निज़ाम इस्लामी बैंकारी के नाम पर मजीद तेजी से फरोग पाता रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल मैंने ठीक है, यानी कि इस्लामी बैंकारी की आड़ में जो है वो सूदी निज़ाम मजीद मजबूत होगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मईशत की तरफ भी हम आ जाएं। जी रशिया कहता है कि हमने पाकिस्तान को सस्ता तेल नहीं देना, 30-40% जो देना था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन तेजी से खत्म हो रहे हैं जैसे जैसे डॉलर खत्म हो रहे हैं। नहीं, देखिए बात दरअसल ये थी, ये सब टेम्परेरी फेज है। रशिया के साथ तेल लेना फिजिबल ही नहीं था, क्योंकि अच्छा। उसका जो कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा है। ये सियासी बात थी, ये छोड़ दें। असल बात ये है कि अपने मुल्क को इतना गया गुजरा हम ना समझें। मैं आज आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्रिसमस तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक पाकिस्तान को IMF से किस्त मिल जाएगी, हर हालत में मिल जाएगी। कैसे डॉक्टर साहब, IMF तो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा, वो तो बातचीत ही नहीं कर रहा। नहीं जनाब, उन्होंने बातचीत कहा है कि हम रोज बात कर रहे हैं, हमने मुआहदा तोड़ा है, डार साहब ने भी मुआहदा तोड़ा है, वो जिद कर रहे हैं। लेकिन दुनिया से उनके ऊपर प्रेशर आया है कि जो सैलाब से नुकसान हुआ है तो आप ह्यूमन एंगल लेकर आए। अब उनके पास भी कोई चारा नहीं है, कुछ सख्ती करेंगे। लेकिन मैं जो आपको असल बात बताने वाला हूं कि जिस वक्त ये आपको $1 अरब की किस्त मिल जाएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के आखिर में, उसके बाद कुछ हमारे दोस्तों ने, मुल्कों ने IMF को कमिट किया है कि हम $14.5 अरब पाकिस्तान को कर्जा देंगे। ये हम लोग किस तरंग में हैं? क्यों कह रहे हैं हम डिफॉल्ट कर रहे हैं? हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। हम डिफॉल्ट 2022 में भी नहीं कर रहे, हम डिफॉल्ट 2023 में भी नहीं कर रहे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हम नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं, तबाही बर्बादी, ये अपने मुफाद के लिए रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एक जुमला कह दूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं करेगा। चलें डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ आएंगे। पंजाब असम्बली का मामला तलवार की तरह लटक रहा है, हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर भी और खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक इम्तिहान है। क्या होने वाला है, जायजा लेंगे, कानून क्या कहता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जितने मुंह उतनी बातें, गवर्नर राज कैसे नाफिज होगा, कौन नाफिज करेगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात करें, अगर मुज़ाकरात में आप इलेक्शन की डेट देते हैं तो ठीक, वरना मैं असम्बलियाँ तोड़ने के ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र क्या है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडॉट के। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जितनी भी लेजिस्लेशन है, अहमद बिलाल साहब का उसके ऊपर एक बड़ा ख़ास किस्म का मुताला भी है और बहुत ही ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो अमूमन गलत साबित नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर आज कैसे लगता है सर? 3-4-5 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि करेक्ट हो जाएं, ताकि जो है वो जो बात सियासत के तनाजुर में कही जा रही है उसको हम इल्मी तनाजुर के अंदर दुरुस्त या गलत के हवाले से आपसे जान सकें। गवर्नर राज का तरीक़ेकार क्या होगा? अगर असम्बली का इजलास चल रहा हो, इसका कोई ताल्लुक होता है अदम एतमाद की तहरीक को, इसका कोई ताल्लुक होता है, ग्राउंड्स क्या होते हैं? देखिए, जो गवर्नर राज है उसका असम्बली के सेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर राज तो जब लगना होगा वो लग सकता है। उसके लिए बुनियादी 2-3 शराइत हैं। एक तो या तो गवर्नर किसी सूबे का ये सदर ममलकत को ये लिखे कि यहाँ अब दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक कारोबार को चलाना मुमकिन नहीं रहा, तो उस सूरत में विफाक फिर अपने हाथ में ले लेता है उस सूबे का निज़ाम, और जो कौमी असम्बली होती है वो फिर लेजिस्लेशन करती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। तो प्रोविंशियल असम्बली भी अमलन मुअत्तल हो जाती है और सूबाई हुकूमत भी अमलन मुअत्तल हो जाती है, और ये सारा फिर निज़ाम गवर्नर साहब चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसमें जो मेन रोल होता है, जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है और शायद कानून दानों को भी क्लैरिटी नहीं है, कि ये सारा काम सदर ममलकत बज़ाते खुद कर पाएंगे या उसके लिए भी वो वज़ीर आज़म की एडवाइस के ही मोहताज होंगे। जो अल्फाज आइन के सदर ममलकत की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उनकी इन हिज डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ, तो ऐन मुमकिन है कि ये वज़ीर आज़म की हिदायत या उनकी एडवाइस के मुताबिक ही ये करें। उसमें जो दूसरा अहम एलिमेंट है वो ये है कि उसकी तौसीक या तो सूबाई असम्बली करे मेजॉरिटी के साथ, जो कि इस मौजूदा केस में तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक, या कौमी असम्बली और सेनेट इसकी तौसीक करें, जो किसी मुझे मुमकिन नजर आता है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटी है कोalition गवर्नमेंट की, और सेनेट में भी अपेरेंटली थोड़ी सी मेजॉरिटी है।
तो वहाँ पे उसकी तौसीक की रेजोल्यूशन पास हो सकती है। इसलिए गवर्नर राज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन है। सियासी उसके मुज़मरात जो भी हों वो अलग बात है, उसकी को कीमत होगी सियासी तौर पे, वो भी वफाकी हुकूमत को शायद अदा करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फैसला नहीं होगा ठीक। और ये ऐसा फैसला होगा जो कि अमूमन बहुत डेमोक्रेटिक भी नहीं समझा जाता, लेकिन टेक्निकली आइन और दस्तूर के मुताबिक ये हो सकता है, ये मुमकिनात में से है। अच्छा, दो बयानात हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि हम गवर्नर राज की जो टेक्निकलिटीज़ हैं शायद वो हम पूरा ना कर पाए, इसलिए हम उस तरफ बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे। लतीफ़ खोसा साहब कानूनदान हैं, वकील हैं, उनका कहना भी कुछ इसी तरह था कि गवर्नर राज नहीं लग सकता पंजाब के अंदर। तो आखिर हुकूमत किस बुनियाद के ऊपर इस चीज़ से बैकआउट कर रही है कि गवर्नर राज नहीं लग सकता, यानी कि उस ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे? देखिए, यार मुमकिन है कि उनके अपने कोalition पार्टनर्स के अंदर इस पे इत्तेफाक राय ना हुआ हो। मैं तो आपको प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहा जी हूँ, जी। और उस सूरत में अगर थोड़ी सी भी इख्तलाफ राय होगा तो जाहिर है कि फिर असम्बली में और सेनेट में वो इत्तेफाक राय जिसको ज़रूरत है वो शायद नहीं हो सकेगी। और ऑलरेडी आपको पता है एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान इन्होंने उठाया है जब वोट नो कॉन्फिडेंस किया है। तो अब एक दूसरा बड़ा सियासी एडवेंचर करना उनके लिए शायद मुश्किल होगा। तो मैं महज क्या साराही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने किया, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो मेरा ख्याल में ये लीस्ट डिजायरेबल चीज़ है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये उनसे बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन ये गवर्नर राज जो है ये लीस्ट डिजायरेबल ऑप्शन है, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है, ये मुमकिन है। अच्छा, अगर परवेज इलाही साहब भी डिसाइड कर लें, सिर्फ अगर पंजाब की बात करें, केपी की हम थोड़ा सा बाद में बात कर लेते हैं, अगर परवेज इलाही साहब डिसाइड करें कि उन्होंने असम्बली को तोड़ देना है, तो उनके पास तहलील से रोकने के लिए हुकूमत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, पीडीएम है या पंजाब के अंदर अपोजिशन है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? वो किस तरीके से इसके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, या बिल्कुल ये स्मूथ रास्ता है? तो ये एक तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है जिसकी वजह से ये तहरीक के जिसकी वजह से तहलील को फौरी तौर पर रोका जा सकता है, वो ये है कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ यानी पीएमएलएन की जो क़यादत है यहाँ पे, वो अगर एक नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दे असम्बली के अंदर, तो वो फौरी तौर पे अब वज़ीर आला इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि वो तहलील कर सकें। जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए, यानी ये फैसला ना हो जाए कि ये कामयाब हुई या नाकाम हुई या विड्रॉ कर ली गई, उस वक्त तक वज़ीर आला इसके ऊपर कार्रवाई, तहलील की कार्रवाई नहीं कर सकते। कितने और अरसे का उसमें इसके लिए ड्यूरेशन दरकार होगा? कितने दिन बाद वोटिंग होगी? क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर तो मुख्तलिफ बातें सुनते रहे ना, और वो मामला हमने होते हुए भी देखा। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज मूव हो जाती है, आज से मेरी मुराद ये कि 2 दिसंबर को, तो अब उसके ऊपर वोटिंग कराने में और उसके बाद हुकूमत मतलब असम्बली को बचाने के लिए कितना वक्त होगा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नाकाम भी हो जाती है? देखिए, वो उसके लिए कानून में तो ये है कि 3 दिन से पहले उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक। और मुझे अब याद आ रहा है, जो मेमोरी से मैं कह सकता हूँ कि 5 दिन से या 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी 3 और 7 दिन के दरमियान किसी भी दिन ये वोटिंग हो सकती है इसके ऊपर। तो मान लीजिए कि 7 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन जो ही ये फैसला होगा तो अपोजिशन के पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरा नोटिस पर मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस भी जमा करा दें, और ये लामतनाही सिलसिला है जो चल सकता है। क्योंकि पहले हमारे कानून में ये होता था कि एक बार अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाए तो 6 महीने से पहले नया नोटिस नहीं दिया जा सकता, ठीक। लेकिन अब ऐसी शर्त कोई नहीं है। अब वो एक लामहदूद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नोटिस है जो दिए जा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो सकता है और एक के बाद दूसरा दिया जा सकता है। तो ये छुपन छुपाई का खेल है कि वो एक नाकाम हो और नोटिस से पहले पहले वो तहलील का हुक्म दे दें या उसे फौरी तौर पे पहले वो नोटिस दे दें। तो ये एक वार ऑफ नर्व्स है या वार ऑफ स्पीड है जो चलेगी, और उसके मुताबिक ये मामला चल सकता है। अच्छा, अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को कहे कि आप एतमाद का वोट लें, तो उसका फिर क्या प्रोसीजर होगा? उसमें कितना टाइम मिल सकता है वहाँ की अपोजिशन को, पंजाब की?
देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, उसमें तो जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की नोटिस जमा कराने वालों की होती है कि वो अपनी मेजॉरिटी को साबित करें। यानी पंजाब में 186 का तादाद वो साबित करें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बज़ाहिर इस वक्त उनके पास ये नंबर नहीं है। लेकिन जब गवर्नर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहें चीफ मिनिस्टर को, तो फिर चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी कि लीजिए साहब, ये 186 लोग मेरी हक में हैं और वो वोट दे रहे हैं। अगरचे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टोटल मेंबरशिप की ये मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं है, जितने लोग असम्बली में मौजूद हों और वोट कर रहे हों, उनकी मेजॉरिटी ज़रूरी है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है। दोनों सूरतों में बहरहाल मेजॉरिटी को शो करना चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और उस मौके पे अगर कुछ मेंबर्स, चूंकि बहुत रेजर थिन मेजॉरिटी है पंजाब असम्बली में, 4-5 मेंबर भी इधर उधर हो जाए, इधर उधर होने से मेरी मुराद ये है कि वो शिरकत ही ना करें, पेट में दर्द हो जाए, मुल्क से बाहर चले जाए, किसी वजह से वो कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, जेन्युइन भी हो सकती है, तो उस सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नाकाम होना ऐन मुमकिन है। अच्छा, एक अहमद बिलाल साहब, आखिरी मिनट में कह रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा नया हम कर लें। अगर दो असम्बलियां तहलील हो जाए, केपीके और पंजाब, तो क्या इलेक्शन, आम इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा या सिर्फ इसमें भी इलेक्शन हो सकते हैं? आम बात तो यही है कि जी एक वक्त में आपको याद होगा कि अलग अलग इलेक्शन हुआ करते थे, तो क्या ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी हुआ है या हो सकता है? जो पहले कभी इलेक्शन हुआ करते थे अलग अलग, तो वो तो 2-3 दिन का वक्फा होता था ना दरमियान में, तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर होगा, और जो वफाकी हुकूमत कह रही है वो तो अक्टूबर 2023 की बात कर रही है, तो इसका मतलब 10 एक महीने का वक्फा होगा दोनों के दरमियान। लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं है कि ये अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई एक असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर उसके इलेक्शन हो जाए, दूसरी असम्बली तहलील हो जाए तो उसके 90 दिन के अंदर हो जाए। हिंदुस्तान में अब यही हो रहा है। शुरू में तो सब इकट्ठे होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां भी असम्बलियां तहलील हुई, तो अब बहुत स्टैगर्ड इलेक्शन है। पूरा साल ही किसी न किसी असम्बली का इलेक्शन होता रहता है, क्योंकि वहाँ 28 के करीब रियासतें हैं। कोई बहुत अनोखा काम नहीं होगा, यानी कि ये भी जी, ये कोई बहुत अनोखा काम नहीं होगा हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर। कोई अनोखा काम नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका फिर हल ढूंढना पड़ेगा। और ये भी माली तौर पे भी बहुत नुकसानदेह होगा कि 10 से 15 या 15 से 20 अरब रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा ये 2 किस्तों में इलेक्शन कराने की सूरत में। सबसे अहम पॉइंट ये अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कि माली तौर पर क्या पाकिस्तान की मईशत इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि एक इलेक्शन करवाए जाएं, 2 सूबों के अंदर करवा ली जाएं और हम बार बार इस प्रोसेस से गुजरते रहें? इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।